कैटलिस्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या करता है कैटलिस्ट? कोई भी एक रिएक्शन है, उसके अंदर आप कैटलिस्ट डाल दीजिए, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी रिएक्शन की। मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को पता होगा। पर वो ऐसा करता कैसे है, ये तो हम जानेंगे। इफेक्ट क्या पड़ता है कैटलिस्ट का किसी भी रिएक्शन के ऊपर? ऐसा क्या उसके अंदर वो जादू कर देता है कि रिएक्शन फास्ट होने लग जाती है। और आपको ये तो देखिए पता ही होना चाहिए कि हर रिएक्शन के लिए कोई एक डिफरेंट कैटलिस्ट होता है, ठीक है। एक रिएक्शन को कराने के लिए कैटलिस्ट है, दूसरे रिएक्शन में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ और कैटलिस्ट होगा। वैसे ही कोई और सा रिएक्शन करा रहा हो, उसके लिए कुछ और ही रिएक्टेंट के लिए आपका कैटलिस्ट चाहिए। देखिए बड़ा सिंपल है। बोल रहे हैं कि जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ के या तो आप ऊपर से जा सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन होती है आपकी। पर दूसरा भी तो तरीका है, नीचे से टनल खोदिए और नीचे से ही चले जाइए, या फिर नीचे से कोई और रास्ता हो तो वहां से निकल जाइए। तो ज्यादा एनर्जी कहां से लगेगी? ऊपर से जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी भी लगेगी, ज्यादा टाइम भी लगेगा। पर अगर नीचे से ही निकल गए तो एनर्जी भी बच जाएगी, टाइम भी बच जाएगा, फास्ट पहुंच जाएंगे ना। तो यही काम करता है आपका कैटलिस्ट। देखिए ये है आपका मैकेनिज्म। कोई भी रिएक्शन होती है तो ऐसी होती है, शुरू में रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं इंटरमीडिएट, या फिर कहें तो कॉम्प्लेक्स, जो आप कहना चाहें, आपको अच्छा लगे वो बोल दीजिए। तो उसके लिए चाहिए होती है एनर्जी, यहां से लेके यहां तक की एनर्जी चाहिए होती है उन्हें, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है काफी ज्यादा होती है। इसके लिए कुछ ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में टकराते हैं और उसके बाद रिएक्शन कर कर जो है आपका प्रोडक्ट बना लेते हैं। पर हर मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए तो बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओ, मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट कोलाइड करें, और कोलाइड करने के बाद क्या बनाए? प्रोडक्ट बनाए। इसका एक और तरीका भी है, क्यों ना हम उसे एनर्जी देने के बजाय उसमें कैटलिस्ट दे दें। कैटलिस्ट देकर पता है क्या होगा? यही ट्रक वाला एग्जांपल, जैसे ट्रक ऊपर से जाने के बजाय हमने नीचे से ले गए थे तो जल्दी पहुंच गए थे, वैसे ही जो है इसकी एनर्जी जो है ना, ये एक डिफरेंट पाथ तैयार कर देता है आपका कैटलिस्ट। बोलता है कि ये रिएक्टेंट आपको पूरा करना है, तो क्या जरूरत है पहाड़ से चढ़ के जाने की? आराम से कम एनर्जी वाला एक रास्ता भी है, उस कम एनर्जी वाले रास्ते से आप जाइए। पहले मैं आपसे रिएक्ट कर लेता हूँ, रिएक्ट करने के बाद आपको यहां से वहां तक छोड़ देता हूँ। वहां पर आप कॉम्प्लेक्स बनाइएगा, बनाने के बाद आप प्रोडक्ट भी बना लीजिएगा, ठीक है। कम एनर्जी लगेगी, तो पहले इतनी एनर्जी लगती थी तो अब सिर्फ इतनी एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका कमी एनर्जी के अंदर मामला निपट जाएगा, बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। यही काम करता है कैटलिस्ट। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड कर देता है, ये बढ़ा देता है स्पीड को। और इसका जो है ना डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे विदाउट परमानेंट केमिकल चेंज के केमिकल चेंज नहीं लाना चाहिए उसके अंदर उसे, मतलब कि रिएक्शन में खुद ही पार्टिसिपेट ना कर जाए कि प्रोडक्ट में वो भी साथ में निकल रहा है आपके, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ में रिएक्शन कराता रहे पर खुद पार्टिसिपेट ना करे अच्छे से उसके अंदर, कि फाइनल प्रोडक्ट में निकल जाए वो। जैसे कि यहाँ पर देखिए MnO2 है ना, इसको डाल दिया गया है, तो क्या प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है MnO2, Mn या O2? मतलब दिख तो रहा है O2, पर यहाँ वाला ही दिख रहा है, इसके अंदर का नहीं दिख रहा। मतलब कि रिएक्शन के अंदर खुद ये पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करता ये, कि आपको प्रोडक्ट में भी दिखे। और ये प्रोवाइड करता है आपको अल्टरनेट पाथ। पहले जा रहे थे ना लंबे रास्ते से, अब जाएंगे छोटे से रास्ते से, कम ही एनर्जी में इसका काम पूरा हो जाता है। कह रहे हैं कि ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन को तो फास्ट कर देता है, साथ ही साथ कम से कम, मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट कैटलिस्ट का लेंगे तो वो भी बहुत सारी रिएक्शन करा देगा आपकी। क्योंकि एक बार वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और करने के बाद जो है फिर बाहर भी निकल जाएगा, पार्टिसिपेट पूरी तरह से नहीं करेगा, प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा वो आपको। फिर दोबारा से तैयार, फिर दूसरे वाले मॉलिक्यूल को यही वहीं तक ले आएगा, फिर तीसरे वाले मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनाने की तरफ ले आएगा, फिर चौथे को ले आएगा, पांचवें को ले आएगा, ऐसे करता ही चला जाएगा। इसलिए छोटे से छोटा अमाउंट का, इसलिए थोड़ा सा कैटलिस्ट भी लेंगे ना तो बहुत सारा रिएक्टेंट आपका रिएक्ट कर जाएगा। और ये गिब्स एनर्जी को नहीं छेड़ता। गिब्स एनर्जी क्या होती है? ये आपको 11th क्लास के चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम में और चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिल जाएगा, या फिर नेट पे सर्च कर दिएगा, बहुत आसान सी चीज है, पता लगा लीजिए। और कोई भी कैटलिस्ट आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदलता। जहां पे पहले इक्विलिब्रियम आ रहा था, अब भी वही इक्विलिब्रियम होगा, पर उसको जल्दी से जल्दी ले आएगा ये, ठीक है। होता है ना बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते, आधे रास्ते पे रुक जाते हैं, या फिर 75% या 80% रास्ते पे आके रुक जाते हैं, फिर उसके बाद वो पूरा 100% होते ही नहीं है। फिर वो क्या हो रहा होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों साथ में हो रहे होते हैं। तो उस जगह को बोल देते हैं इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, ठीक है, पहुंच गया वो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन। तो उस जगह को मान लो कि पहले 80% कंप्लीट हो रहा था ना, तो कैटलिस्ट डालने के बाद भी 80% ही कंप्लीट होगा आपका रिएक्शन, मतलब कि रिएक्टेंट 80% ही कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, बाकी 20% नहीं होगा, ठीक है। उस चीज को चेंज नहीं किया जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। और ये बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि मैं एक लाइन में इस चीज को बता सकता हूं। बस
देखिए इसके नाम में ही क्या है, कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराना है। ये बोल रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक उसके मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे नहीं, बस बात खत्म। यही हो गया आपका कोलिजन थ्योरी। इसमें दो चार बातें एक्स्ट्रा बता दी हैं। क्या बताई है कि टकराने से खाली काम नहीं चलेगा। अगर टकराएं और इतनी तेज टकराएं दो मॉलिक्यूल्स के आपस में, इतनी एनर्जी निकले उसके अंदर से, कितनी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी, तब जाके वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाएगा और हो जाएगा आपका रिएक्शन। अगर इतनी एनर्जी नहीं निकाल पाया तो नहीं होने वाला कोई रिएक्शन। ठीक है, इसलिए बोलते हैं हीट करिए, ज्यादा हीट करेंगे, ज्यादा तेज कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स आपस में, फिर ज्यादा स्पीड से रिएक्शन होगी। ठीक है, ये चीज देखिए यहाँ पे दिखा दिया है कि मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ आपस में टकरा भी रहे हैं। टकराने के बाद कुछ अगर इतनी तेज टकराएंगे तो बन जाएगा रिएक्शन, नहीं टकरा पाए इतनी जोर से या फिर टकराए नहीं आपस में तो नहीं होगा रिएक्शन। अब एक और चीज बोल रहे हैं कि हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएं और टकराएं भी बहुत जोर से पर तब भी रिएक्शन ना करें। वो सिर्फ एक केस ऐसा हो सकता है, तब होगा जब उसकी ओरिएंटेशन कुछ अजीब सी होगी। कैसी ओरिएंटेशन हो सकती है? मान लीजिए कि दो चीजें आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं पर उनका पॉजिटिव साइड टकरा गया एक दूसरे से, पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव नेगेटिव एक साइड से टकरा गया। तो अब क्या करेगा? एक दूसरे को धकेलेगा, टकराएगा भी बहुत जोर से तब भी वो एक दूसरे को धकेल के बाहर फेंक देगा, नहीं करेगा रिएक्शन। जबकि अगर दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव अगर टकराया आपस में, ठीक है, तो क्या करेगा? टकराने के बाद एक जगह पे चिपक जाएगा और आपका प्रोडक्ट बना लेगा। तो यही आपकी कोलिजन थ्योरी है और कुछ भी नहीं है। देखिए जो मैंने आपको पूरी बात बताई है वो यही पे बता दिया इन्होंने, ठीक है, कि जितना ज्यादा कोलिजन होगा आपस में, तेज तेज कोलिजन, ठीक है, उतना ज्यादा स्पीड से आपका रिएक्शन होने वाला है। और किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, वो कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट टाइम बोले या फिर एक सेकंड के अंदर, उसका कितना अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है वो आपस में रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है या फिर कहें तो कोलाइड कर रहा है, वो भी इतनी जोर से कोलाइड कर रहा है कि रिएक्शन कर दे शुरू, तो उसको बोल देते हैं आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ये चीज याद रहनी चाहिए, है ना। कभी आप बोलेंगे बहुत सारा वो ले लेंगे ना तो आपका बढ़ जाएगा, बहुत सारा रिएक्टेंट लेने के बाद आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, पर आपको ये नहीं देखना, ये भी देखना है आपको कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना ज्यादा है। तो बोलेंगे कि भाई इसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड से रिएक्ट करेगा, जबकि जिसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होगा वो स्लो स्लो रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी दे दिया है, ये रहा देखिए फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा जेड, जेड होता है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो अभी बताया मैंने, एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, इतनी जोर से टकरा रहे हैं कि रिएक्शन कर जाए पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट में, मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ई का मतलब है, ई आपको पता है क्या होता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिससे कि रिएक्शन शुरू हो। और आर का पता है आपको, रिडबर्ग कांस्टेंट। टी का मतलब है टेम्परेचर। ये आपको टेम्परेचर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी और रेट के बीच में आपस में रिलेशन बता रहा है। पास से दिखाता हूं, देखिए देखिए यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। और ये चीज हमें ऐसे पता है बिल्कुल पहले से ही कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा कि कैसे बढ़ रहा है, पर बढ़ता है तब भी। देखिए यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं जो मैंने बताई थी कि जरूरी नहीं कि बहुत तेज टकराने के बाद भी मॉलिक्यूल रिएक्शन कर ही जाए। गलत तरह से टकराएंगे तो कहाँ रिएक्शन करेंगे? एक दूसरा धकेल कर जो है फेंक देगा एक दूसरे को और नहीं होगा रिएक्शन। देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दे रखा है, ये रहा रिएक्शन आपका, ठीक है, ये है आपका रिएक्टेंट, ये रहा आपका प्रोडक्ट। रिएक्शन जब होगी तो कैसे होगी? ये रहा आपका, दो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्ट करेंगे। या तो एक कंडीशन ये हो सकती है, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपस में ये वाला नेगेटिव साइड ये वाले नेगेटिव साइड से टकराने को आया है तो टकरा थोड़ी पाएगा, दूर से फेंक देगा। ये बहुत जोर से टकराएगा भी तब भी वो चिपक नहीं पाएगा एक दूसरे से, फेंक देगा, धकेल देगा दोनों एक दूसरे को और नहीं बनेगा कोई प्रोडक्ट, नहीं, नो प्रोडक्ट। जबकि दूसरा केस ये हो सकता है कि पीछे से आ जाए, पीछे से आएगा ना तो कोई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं, उल्टा पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, तो क्या होगा? आपका चिपक जाएगा दोनों और बन जाएगा क्या चीज? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये रहा आपका प्रोडक्ट, यहाँ से चिपक गया और आगे से बी आर को इसने भगा दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोडक्ट बन गया आपका तब जब ये दूसरी साइड से आया, तो सामने से आएगा तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है भगाने के लिए इसको बी आर का। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि क्या होती है कोलिजन थ्योरी। देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया मैंने, यही बता रहे हैं कि बाउंस बैक कर जाता है पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में अच्छे से चिपक जाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ आया है नेगेटिव चार्ज चिपकने के लिए, तो दूसरा वाला केस चलेगा, पहला वाला केस नहीं चलेगा। अब देखिए ये वाला जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, रेट बराबर जेड ई की पावर माइनस सी ए बाय आर टी, वो अधूरा था, इसमें पी और लगा दिए, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इस चीज का प्रोबेबिलिटी कि ये दूसरा वाला केस होगा, क्योंकि दोनों केस हो सकते हैं ना, क्या पता जोर से टकराए भी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी है, तब भी प्रोबेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे टकराएगा, सामने से टकराएगा कि पीछे से टकराएगा।
पीछे से टकराएगा तो होगा रिएक्शन, सामने से टकरा गया पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो कहां से हो जाएगा रिएक्शन। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी डालना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सही ओरिएंटेशन पे वो टकराए। तो ये है आपका फाइनल सही तरीके से। जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी अच्छे से टकराने की, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और जेड आपको पता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। और वैसे ही जो है e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, एक्टिवेशन एनर्जी बताइए ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। एक्टिवेशन एनर्जी आपका कम होना चाहिए ज्यादा रिएक्शन कराने के लिए। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताइए रेट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। टेम्परेचर बढ़ाओगे ज्यादा स्पीड से कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छे चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई भी आपके पास सवाल आए कि भाई ये ऐसा होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है।